नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश ठाकरे आपके साथ और आप देख रहे हैं देवांश विजन यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक युद्ध चल रहा था, तो हम ये जानेंगे कि वो युद्ध क्यों चल रहा था और इजराइल और पैलेस्टीन की हिस्ट्री क्या है और इंडिया किसको सपोर्ट करता है। अभी हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टीन। मैं हिस्ट्री ऑफ पैलेस्टीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तब इजराइल जैसा कोई देश ही नहीं था, पहले सिर्फ पैलेस्टीन था और पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था और ऑटोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था 1299 में। उसका एरिया 1.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक का फैला हुआ था। ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल एम्पायर था, उसको हराना मुश्किल था। फिर चालू हुआ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश ने बहुत ही चालाकी दिखाई। ब्रिटिश ने डील साइन की एक अरब्स के साथ और ब्रिटिश ने अरब्स को बोला कि तुम मुझे ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ने में मदद करो, मैं तुम्हें पैलेस्टीन की पूरी जमीन अरब्स को दे दूंगा। ऐसा ब्रिटिश ने अरब्स को कहा और अरब्स लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 सीरिया से लेकर जो सऊदी अरब तक, उन्हें एक होल कंट्री बनानी थी, इसलिए अरब्स वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहे थे। और फिर पीछे ही मतलब अरब्स को पता नहीं चला और ब्रिटिश ने और एक डील साइन की फ्रांस के साथ और ब्रिटिश ने बोला फ्रांस को कि तुम भी मुझे मदद करो ऑटोमन एम्पायर को हराने के लिए। और फिर ये भी बोला ब्रिटिश ने कि हम दोनों ऑटोमन एम्पायर की आधी आधी जमीन बांट लेंगे। फिर ब्रिटिश और फ्रांस और अरब इन तीनों देशों ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया। तो ब्रिटिश और फ्रांस ने आधी आधी जमीन बांट ली और अरब्स को कुछ नहीं दिया, क्योंकि अरब इतना भी पावरफुल कंट्री नहीं था कि वो ब्रिटिश या फ्रांस जैसे बड़े देशों के खिलाफ जा पाए। और फिर पैलेस्तीन ब्रिटिश के अंडर आ गया। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चालू हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एडोल्फ हिटलर जूइश लोगों पर बहुत अत्याचार करता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि जर्मनी सिर्फ जूइश लोगों की वजह से हारी है वर्ल्ड वॉर 1, क्योंकि जूइश लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं था। वैसे ये बात गलत है, क्योंकि बहुत सारे जूइश लोग भी थे जर्मनी की सेना में और बाकी के रिलीजन भी जूइश लोगों से जलते थे, क्योंकि जूइश लोग थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे और वो ज़्यादातर जूइश लोग थोड़ा अमीर रहते थे बाकी के रिलीजन से। और जूइश लोगों की पॉपुलेशन भी कम थी और तब क्रिश्चियन की पॉपुलेशन ज़्यादा थी जर्मनी में, इसलिए फिर एडोल्फ हिटलर और अत्याचार करने लग गया जूइश लोगों पर, जिससे कि बाकी रिलीजन एडोल्फ हिटलर के सपोर्ट में आने लग गए। एडोल्फ हिटलर के अत्याचार की वजह से बहुत सारे जूइश लोग अलग अलग कंट्रीज में भाग गए, पर ज़्यादातर जूइश लोग पैलेस्तीन में आ गए, क्योंकि पैलेस्तीन में जेरूसलम है और जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद है, जो 3 धर्मों के लिए होली प्लेस है, एक जूइश, एक क्रिश्चियन और मुस्लिम। तो इसलिए ज़्यादातर जूइश लोग पैलेस्तीन में आकर बस गए और पैलेस्तीन में तब ब्रिटिश का ही राज था। और पहले पैलेस्तीन में तो आने दिया ब्रिटिश ने जूइश लोगों को, पर फिर बाद में ब्रिटिश ने जूइश लोगों पर रोक लगा दी पैलेस्तीन में आने से। 1948 में ब्रिटिशर्स ने पैलेस्तीन को आज़ादी दे दी और जूइश लोगों को ये कहा कि तुम एक अपनी जूइश कंट्री बना लो, और पैलेस्टीनियंस को ये कहा कि तुम एक अपनी पैलेस्तीन कंट्री बना लो। और ये कंट्री डिवाइडेशन का काम दे दिया ब्रिटिश ने यूएन को। ब्रिटिशर्स ने 1947 में ही कह दिया था यूएन को एक पार्टीशन प्लान बनाने के लिए। तो यूएन ने ग्रीन कलर का एरिया पैलेस्तीन के लिए रखा है और ब्लू कलर का एरिया इजराइल के है। और आप जो येलो प्लेस देख रहे हैं बीच में, वो है जेरूसलम, और जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया है, मतलब वो एक इंटरनेशनल सिटी है, क्योंकि वो 3 धर्मों के लिए होली प्लेस है। इसलिए अरब कंट्रीज को ये पार्टीशन प्लान अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अरब कंट्रीज का ये कहना था कि जूइश लोगों पर मुस्लिम्स ने अत्याचार नहीं किया है, तो क्यों मुस्लिम की ज़मीन दी जा रही है जूइश लोगों को। और जूइश लोगों पर जर्मनी ने अत्याचार किया था, तो जर्मनी के थोड़ी सी ज़मीन देनी चाहिए जूइश लोगों को रहने के लिए और एक अलग कंट्री बनाने के लिए। और पैलेस्तीन एक मुस्लिम कंट्री थी, तो अरब देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसमें इजराइल जीत गया। ये बहुत एक हैरानी की बात है। और इजराइल ने कुछ पैलेस्तीन के भागों को कब्जा कर लिया और फिर कुछ भाग पैलेस्तीन के, जैसे गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास चले गया और वेस्ट बैंक और जॉर्डन के पास चले गया, और पैलेस्टीनियंस को रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। और फिर 1967 में एक सेकेंड अरब इजरायली वॉर हुई, जो कि 6 दिन तक चली।
और उन 6 दिनों में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और एक बड़े से इजिप्टियन पेनिनसुला को जीत लिया। और फिर बाद में इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीस टॉक भी हुई, जिसमें इजिप्ट को इजराइल ने पूरा उनका वो पेनिनसुला वापस कर दिया। 1981 में कुछ एक्सट्रीमिस्ट इजिप्टियन लोगों ने असैसिनेट कर दिया इजिप्टियन प्राइम मिनिस्टर को। यानी हम कह सकते हैं कि इजिप्टियन कट्टरवादी लोगों ने उन इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर को मार डाला, क्योंकि उन इजिप्टियन कट्टरवादी लोगों का ये कहना था कि कैसे इजिप्ट ने समझौता कर लिया इजराइल के साथ उनका वो पेनिनसुला लेने के लिए। इजिप्ट ने पूरा इजराइल को ख़त्म कर देना चाहिए वो पेनिनसुला लेने के लिए। 1964 में एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी, PLO, और ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि एक पैलेस्टीन एक अलग देश बने, क्योंकि जितनी भी ज़मीन पैलेस्टीन को दी गई थी यूएन के पार्टीशन प्लान के हिसाब से उतनी ज़मीन उन्हें मिली ही नहीं। वो पूरी ज़मीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा था। 1967 से लेकर 1993 तक इजराइल के अंडर ही आता था पैलेस्तीन, और वेस्ट बैंक जो कि एक पैलेस्तीन का पार्ट था वो भी इजराइल के अंडर ही आता था। तो फिर वेस्ट बैंक में कुछ इजरायली लोगों ने अपनी कॉलोनीज बसा ली, और वो कॉलोनीज इसलिए बसाई क्योंकि वहाँ घरों के प्राइसेस सस्ते हैं, वहाँ चीप हाउस। 1992 में इजराइल को एक बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर मिले, यित्जक रबीन। ये चाहते थे कि इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में एक पीस टॉक हो। तो 1993 में इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में एक पीस टॉक हुई, और इसमें डिसाइड हुआ कि कितनी ज़मीन इजराइल को जाएगी और कितनी ज़मीन पैलेस्तीन को जाएगी। तो इजराइल और पैलेस्तीन ने एक नया पार्टीशन प्लान बनाया, जिसके हिसाब से जो आप डार्क ग्रीन कलर का एरिया देख रहे हैं वो पूरा पैलेस्तीन के अंडर आएगा, और जो लाइट ग्रीन कलर के एरिया देख रहे हैं वो इजराइल और पैलेस्तीन दोनों कंट्रोल करेंगे, और जो आप पिंक कलर का एरिया देख रहे हैं वो इजराइल मिलिट्री कंट्रोल करेगी, और गाजा स्ट्रिप भी पैलेस्तीन ही कंट्रोल करेगा। तो ऐसा डिवाइडेशन प्लान क्यों बनाया इजराइल और पैलेस्तीन ने? तो वो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब पूरा पैलेस्तीन इजराइल के अंडर था तब बहुत सारे इजरायली लोगों ने कॉलोनीज बसा ली थी वेस्ट बैंक में। तो इसलिए जो भी कॉलोनीज थी उनको उससे हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बहुत ही डेवलप हो गई थी, वहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल एकदम प्रॉपर वो कॉलोनीज थी, इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता था। इसलिए इजराइल और पैलेस्तीन ने ऐसा एक प्लान बनाया जिसमें कुछ जगहों पर पैलेस्तीन गवर्नमेंट रूल करेगी और कुछ जगहों पर इजरायली गवर्नमेंट, और कुछ जगहों पर दोनों मिलके। 1987 में एक ग्रुप बना जिसका नाम था हमास, और हमास ग्रुप का ये कहना था कि PLO बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है इजराइल के साथ, क्योंकि पहले से पैलेस्तीन ही था, इजराइल बाद में आया, तो क्यों पैलेस्तीन कॉम्प्रोमाइज़ करे। और इनका ये भी कहना था कि पूरे इजराइल को ख़त्म कर देना चाहिए, इजराइल जैसा कोई देश ही नहीं रहना चाहिए, और वहाँ से पैलेस्तीन रहना चाहिए। फिर बाद में हमास ने इलेक्शंस लड़े गाजा स्ट्रिप में, और हमास जीत गया गाजा स्ट्रिप में, और जिसके बाद हमास ने गाजा स्ट्रिप में इतनी अच्छी पकड़ बना ली कि वो पैलेस्तीन की गवर्नमेंट की भी नहीं सुनता था, वो एक जैसे अलग टुकड़ा ही बन गया था पैलेस्तीन से। अभी हम जानेंगे कि क्यों इंडिया सपोर्ट कर रहा है पैलेस्तीन को, और इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है पैलेस्तीन को, क्योंकि इंडिया के पास दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं इसलिए। और TS त्रिमूर्ति जी जो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटर है UNO में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो किसी भी तरह का वायलेंस नहीं चाहते हैं, और वो 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी कि वहाँ इजराइल भी एग्जिस्ट करे और पैलेस्तीन भी एग्जिस्ट करे। और ये स्टेटमेंट इजराइल को पसंद नहीं, क्योंकि इजराइल को पूरा इजरायली बनाना है, पूरी पैलेस्तीन की जगह इजरायली बनानी है। In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. और इसका मेन रीजन है अरब कंट्रीज। पैलेस्तीन एक खुद अरब कंट्री है, और बाकी के अरब कंट्रीज भी पैलेस्तीन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब इजराइल बन रहा था तभी अरब कंट्रीज ने विरोध किया था इजराइल का। और अरब कंट्रीज को हम 8.85% का एक्सपोर्ट करते हैं, और अगर सामने जाके अगर हमने इजराइल को सपोर्ट किया और अरब कंट्रीज ने ये बोला कि जितना भी सामान इंडिया से आता है हम उसको आने ही नहीं देंगे हमारे कंट्री में, तो हमारे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा,
कि हम पूरा एक्सपोर्ट का 8.85% अरब कंट्रीज को देते हैं और सिर्फ 3.2% ही इजराइल को देते हैं। तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं अरब पैलेस्तीन को। और अरब कंट्रीज हमें ऑयल भी देती है, हमें पेट्रोल भी देती है। और अरब कंट्रीज में पेट्रोल बहुत होने की वजह से वहाँ पेट्रोल के दाम थोड़े सस्ते, इसलिए हमें थोड़ा सस्ते में पेट्रोल मिल जाता है अरब कंट्रीज से। और अगर हमने इजराइल को सपोर्ट किया और अरब कंट्रीज ने बोला कि हम इंडिया को महंगे में ऑयल देंगे या हम इंडिया को ऑयल ही नहीं देंगे, पेट्रोल ही नहीं देंगे, तो इंडिया को और बहुत बड़ा एक झटका लग जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इसलिए ये मेन रीज़न है पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए। और वैसे देखा जाए तो इजराइल और इंडिया की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, क्योंकि इजराइल हमें एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, आर्मी की टेक्नोलॉजी देता है, पर हम सिचुएशन ऐसी आ गई कि हम चाहकर भी इजराइल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे भी हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप कर सकते हैं, और अभी आर्मी की जो टेक्नोलॉजी है वो हम रशिया से ले सकते हैं, फ्रांस से ले सकते हैं, अमेरिका से ले सकते हैं। तो कुछ कंट्रीज बोलते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, और कुछ कंट्रीज बोलती है हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। इसमें रशिया का थोड़ा अलग कहना है। रशिया का ये कहना है कि अगर हमने पैलेस्तीन से हमास को हटा दिया तो पैलेस्तीन के पास क्या बचेगा, कुछ नहीं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इजराइल तो पूरा पैलेस्तीन पर कब्जा ही कर लेगा। तो इजराइल इतनी अच्छी आर्मी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रख सकता है, तो हम पैलेस्तीन क्यों नहीं हमास को रख सकता अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।